चलो आओ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हम सबको पता है जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट फ्लो करता है तो वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? चाहे आपके फ़ैन के ऊपर एक मोटर लगी होती है, आप फ़ैन के ऊपर की सरफेस को टच करोगे तो इट विल बी हॉट। ठीक है, क्योंकि मोटर के कारण ही फ़ैन रोटेट करता है। आप ट्यूबलाइट की बॉडी को टच करोगे इट विल बी हॉट, आप बल्ब की बॉडी को टच करोगे इट विल बी हॉट। ठीक है, इनफैक्ट हम बैटरी जो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, समटाइम इट बिकम हॉट। अगर आप उसको चार्ज पे लगाते हो तो उसकी बॉडी हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाता है। तो इन सारी जगहों पे तो ये जो हीटिंग है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फ़ैन की मोटर हीटअप हो या ट्यूबलाइट हीटअप हो। यहाँ पे जो हीटिंग इफ़ेक्ट हो रहा है इसको हम डेसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का वेस्ट होना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बट समटाइम हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है बेटा? अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हीटिंग डिवाइस है, जैसे कि आपका अवन, आपका टोस्टर, आपकी प्रेस, आपकी हीटिंग रॉड, यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि वहाँ पे जितना भी करंट दो वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होना चाहिए? हीट में। तो ओवर देयर हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड। बट अदरवाइज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। दीज मतलब हीट एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ द डेसिपेशन, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ 2 पॉइंट्स बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे वेस्टेज कंसिडर होता है और कहाँ पे ये अच्छा माना जाता है। तो फॉर हीटिंग डिवाइस, जो हीटिंग डिवाइसेस हैं उसमें क्या चाहिए? उसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड, है ना? यही आपकी रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होए। इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका टोस्टर है, ठीक है, हीटिंग रॉड है। पुराने ज़माने में गीज़र नहीं होते थे, एक हीटिंग रॉड आती थी जो बाल्टी थी, देखिए तुम लोगों ने, ठीक है? तो वो बकेट में पानी भरते थे और उस रॉड को डिप करके प्लग इन कर देते थे, तो वो रॉड अपनी हीट को वाटर में ट्रांसफ़र कर देती थी। हीटिंग रॉड, योर आयरन। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हीटिंग डिवाइस, जहाँ पे वी वांट की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड। कहाँ हीट एनर्जी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू heat energy is considered as dissipation। डेसिपेशन मतलब खर्चा, ठीक है? डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे इस एनर्जी को खर्चा माना गया है, और वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी माना गया है। एग्जाम्पल क्या है? योर फैन, योर मोटर, योर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? इन सब के अंदर अगर आपकी डिवाइस गर्म हो रही है तो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट। तो यहाँ पे ये सब वेस्ट माना गया है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लो। इससे हमको ये पता लग रहा है कि किसी भी तरह की डिवाइस हो, ठीक है, काम चाहे वो लाइट दे रही है, चाहे फ़ैन है तो रोटेट करने का कर रहा है, बट सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ़ैन के लिए रोटेशनल में कन्वर्ट नहीं होती है। अ फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ट्यूबलाइट में सारी की सारी एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। अ फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। एंड देयर आर हीटिंग डिवाइस जिसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है, विच मीन्स वेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टिंग डिवाइस। सार क्या है? व्हाट इज द समरी ऑफ द टॉपिक?
कि वॉट एवर इज द डिवाइस, if it is an electronic device and the current flow through it, a few amount of electrical energy will convert into heat energy. ठीक है, तो ये पॉइंट लिखेंगे कि हीट एनर्जी में कन्वर्जन तो होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, राइट इट डाउन, वी विल सी कि क्यों हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लिखेंगे सारे बच्चे, वाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, अभी 2 मिनट में देखते हैं। लिख लीजिए, उसके बाद प्लीज राइट इट डाउन, डन है ना बच्चों। लिखो जरा, रुद्राक्ष लिखो बेटा, मैं वेट तो कर ही रही हूँ, है ना, लिखो आप। और मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो। मोटर के बाद बेटा ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर, ट्यूबलाइट, ये लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर, ट्यूबलाइट। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हो गया, लिख रहे हो अभी, लिख लो। ये वाला हो गया, हीटिंग डिवाइस वाला, है ना। लेट्स कंसिडर, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। जब आप एक कंडक्टर को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट करते हो, बेटा बैटरी और सेल को ही सोर्स कहा जाता है, बिकॉज ये एक तरफ हाई पोटेंशियल देता है, एक तरफ लो पोटेंशियल देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिलता है टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ड्रिफ्ट बेटा वेलोसिटी को बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में, वैसे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मोशन, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, ये सारी एक जैसी सी टर्म है। तो इससे इलेक्ट्रॉन को पुश मिलता है। बट ये मोशन फिर भी देखिए कैसा होता है, इसके लिए तुमको एक फिर से एग्जाम्पल, ये पूरा चैप्टर ही हमने एग्जाम्पल से समझा है, तो आई विल टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ कंज्यूम्ड एल्कोहल, ठीक है, समझ रहे एल्कोहल उसने कंज्यूम कर रखा है। तो यू नो कि व्हेन द पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड एल्कोहल, तो क्या होता है, उसका मेंटली जो मेंटल बैलेंस होता है वो दब जाता है, सप्रेस हो जाता है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू थिंक, ठीक है, प्रॉपर थिंकिंग नहीं होती है। और जब उसको पुलिस वाला एक सीधी लाइन पे चलने के लिए बोलता है, दिस इज़ हाउ वी चेक वेदर द पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड एल्कोहल नॉट, वी विल आस्क हिम टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ही विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वो उस सीधे रास्ते पे नहीं मूव कर पाएगा। अब हम हैं इस एल्कोहल कंज्यूम पर्सन को एक भीड़ में छोड़ेंगे, ठीक है, और बोलेंगे देखो जाना उसी रास्ते है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे राउंड, ठीक है, तो उसको जाना सिर्फ एक ही रास्ते में है, देयर इज़ नो अदर वे राउंड। सिंस ही हैज़ कंज्यूम्ड एल्कोहल, तो क्या होगा, उसका पाथ कैसा होगा, वो इधर टकराएगा क्योंकि वो सीधा नहीं चल सकता और भीड़ है, फिर आगे बढ़ेगा थोड़ा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, एवरी टाइम he will collide with somebody but he will keep on moving in the same direction। हर बार टकरा रहा है, हर बार कोलिजन हो रहा है। अगर ये स्टोरी समझ में आ गई है तो हमारा काम बिल्कुल हो चुका है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, देखिएगा मेरे हाथ को, इलेक्ट्रॉन ऐसे भिड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, आगे मेरे फिंगर आगे जा रही है, देखो वो भिड़ता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, भिड़ता है और आगे बढ़ रहा है। तो एवरी टाइम ही कोलाइड
जब भी वो या तो पॉजिटिव चार्ज आयन से कोलाइड करेगा या खुद के जैसे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, बट ही विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस सेल और बैटरी. सो दिस collision is providing friction. This friction opposes its motion. collision क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है. तो उस जो कोलिजन हुआ है उस मोशन को जो अपोज किया गया है, रेजिस्टेंस जो उसके मोशन में आया है, उसको ओवरकम करने के लिए जो आप काम करते हो, दैट इज़ योर हीट एनर्जी. आपने जो काम किया, इस इलेक्ट्रॉन को हमने खींचा, इलेक्ट्रॉन को खिंचाव मिल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो आपका इधर जाएगा. हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो करंट इज फ्लो ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज. तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज को अगर आप कंसिडर करो तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है. क्यों? क्योंकि उसको खिंचाव तो इधर लग रहा है, बट खिंचाव तो हो रहा है, हर बार वो कोलाइड कर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, रेजिस्टेंस है उसके रास्ते में. तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए दिस बैटरी इज डूइंग वर्क. और ये बैटरी का काम, थोड़ा सा काम इस कोलिजन के कारण हीट एनर्जी में हर बार कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? एवरी टाइम दिस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयन, जिससे भी तुमको समझ में आए, इट विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वो हमेशा आगे की तरफ जाएगा, बट उसका रास्ता स्मूथ नहीं होता है. हमको ऐसा लगता है ना कि भैया हमने बैटरी से लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉन सीधे ऐसे 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 जाता रहेगा. नो, उसका पाथ ऐसा होता है. उसका पाथ ऐसे हम पढ़ाते हैं, ये इस तरीके का पाथ होता है. टकराता है, फिर आगे जाता है, फिर टकराता है, बट जा आगे ही रहा है. ठीक है, इट इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एवरी टाइम इट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स or positive charge ion, this collision is basically opposition, restriction, resistance to its path, and to overcome this collision, this resistance, this obstruction, we need to do some work. इधर काम कौन करता है भैया? बैटरी ही तो काम कर रही है. तो बैटरी ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी वो थोड़ी सी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में, टू ओवरकम दिस वर्क डन. ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको ये समझना है, कोलिजन मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब हीट एनर्जी का प्रोडक्शन. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर बार हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती ही होती है. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या अल्कोहल वाले बंदे से आप लोग याद रख सकते हैं? लिख लीजिए ये एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल फिर बाद में नहीं मिल पाएगा. तो राइट इट डाउन. इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ व्हेन यू हैव कनेक्टेड विद द सेल और अ बैटरी. ठीक है, इट विल मूव लाइक दिस एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. मेरा हाथ हर बार आगे जा रहा है, बट टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले रहा है, क्योंकि हर बार वो कोलिजन हो रहा है. दिस कोलिजन इज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इज रेजिस्टेंस. टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डूइंग सम वर्क. दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लिख लिया है. एग्जाम्पल से टॉपिक कभी नहीं भूलोगे. इसका कोई भी टॉपिक मैं गारंटी देती हूँ, है ना. इनफैक्ट अपनी क्लास में बच्चों को भी सुना दोगे, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का. सो डन. सिर्फ वो एग्जाम्पल लिखना है आप लोगों के लिए. तो अब हम देखते हैं, तो जूल्स ने हमको बताया कि कितनी हीट एनर्जी जो ये प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. हमको ये तो समझ में आ गया हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे ही आएंगे. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बैठे हैं, उनसे कोलाइड करता हुआ आगे बढ़ेगा. कोलिजन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. तो जूल्स ने बोला बेटा ये जो हीट एनर्जी होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I². आप करंट को बढ़ा दो, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. बट इधर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो स्क्वायर टाइम्स प्रोड्यूस हो रही है. इसका क्या मतलब है? अगर मैं करंट को करती हूँ डबल तो हीट एनर्जी हो जाती है 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4. अगर मैं करंट को करती हूँ 3 टाइम्स तो हीट एनर्जी हो जाती है 9 टाइम्स. ठीक है, तो करंट को बढ़ाने से स्क्वायर टाइम्स हीट एनर्जी बढ़ जाती है.
and this heat is directly proportional to R, where R is your resistance. जितना ज़्यादा resistance, everybody know resistance का मतलब ही क्या होता है, heat energy, ठीक है। तो जितना ज़्यादा resistance होगा उतनी ज़्यादा heat energy, and this heat is directly proportional to T, where T is the time period। मैं आपको ये example बहुत बार देती हूँ कि भैया हम अगर ट्यूबलाइट को 2 घंटे और आधा घंटा, एक ट्यूबलाइट आधे घंटे पहले जलाइए और एक ट्यूबलाइट को 2 घंटे हो गए जलते हुए, तो 2 घंटे वाली वो गर्म ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और आप हाँ, और आपको ये भी पता है ओम्स लॉ ने बोला था कि गर्म होने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं रह जाता। ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो टाइम पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा समय के लिए आपने अपनी बॉडी को हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस कर देगा। इन सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। T शॉर्ट स्मॉल है, कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है बेटा जिसको बोलते हैं हम जूल्स कांस्टेंट, जूल्स का कांस्टेंट, जूल्स कांस्टेंट I² RT। बेटा इधर जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो हमारा फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल्स टू I² RT, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी, लिखेंगे सब लोग। दिस इज द डेरिवेशन, NCERT से आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो। डेफिनेशन यही जो मैंने ये लिखा है, ये पॉइंट ये उन्होंने लैंग्वेज में दे रखा है। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम्स ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आप ज़रूर बुक में से देख लेना क्योंकि डिफाइन करना आता है। लिखो बच्चों। मैथ्स में कल हम लीनियर और पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी इच्छा हो तो एक बार सारे फॉर्मूलाज को ज़रूर देख के आइएगा, है ना। आपके स्पेसिफिक डाउट्स होंगे तो सबसे पहले वो केटर करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, और फिर लीनियर और पॉलिनोमियल के CBSE बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं करवाऊँगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिविज़न कराऊँगी कल की क्लास में। तो अगर आप फॉर्मूला देख के आएंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, फिर आप इन्जॉय कर पाओगे इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट इट डाउन, एंड इट्स SI यूनिट इज जूल्स, ठीक है। SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल्स, JOULES। बेटा जूल जिसको कैपिटल J से सिंबलाइज करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपका फॉर्मूला आया H इक्वल्स टू I² RT। इसी फॉर्मूले को आप दो तरीके और लिख सकते हो, प्लीज़ राइट लुक ओवर है। I² RT कैन बी रिटन एज I.IRT। व्हाट इज IR? V, IR V। तो बेटा ये एक और फॉर्मूला आ गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? I कैन बी रिटन एज V/R, ठीक है। IR इक्वल्स टू V होता है, तो I कैन बी रिटन एज V/R इंटू V ऑलरेडी इंटू T। तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल्स टू V²/RT। तो हमको ये तीनों फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो उनसे ये कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। कई बार कुछ चीज़ें हमें सिर्फ बार बार यूज़ करने से याद हो जाती है। लर्न दिस, एटलीस्ट ये दोनों आप उससे निकाल पाएंगे, ये लर्न होना चाहिए, और ये दोनों समय के साथ कुछ लोगों को लर्न हो जाएंगे व्हेन दे विल डू द क्वेश्चन, है ना। अदरवाइज आप कन्वर्जन कर सकते हो। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ हीट एनर्जी। कब कौन सा लगाना है वो मैं तुमको बताऊंगी। पहली बात तो जब हम डिसाइड करेंगे हमें गिवन क्या है। अगर I, R और T गिवन है तो डेफिनेटली I² RT लगाएंगे।
वी आई टी गिवन है तो वी आई टी लगाएंगे, वी आर टी गिवन है तो वी स्क्वायर बाय आर टी लगाएंगे। ये तो एक डिसाइड करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देंगे। लिखो बच्चों। बढ़े आगे, लिख लिया, चलो। ये हमने बात करी हीट एनर्जी की, अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर। अभी तुमको मैंने शायद आई डोंट नो, अभी हमने जब बात करी थी कि हम जब सेल लेने जाते हैं तो हम मार्केट में जाके शॉपकीपर को क्या कहते हैं, अंकल 2 वोल्ट का सेल दे दीजिए, है ना, 12 वोल्ट का सेल दे दीजिए, पेंसिल सेल दे दीजिए या सिलेंड्रिकल सेल दे दीजिए। पेंसिल सेल का एक फिक्स वोल्टेज होता है ना, ऑलमोस्ट सारे पेंसिल सेल का एक वोल्टेज ही होता है। फिर आप डिपेंडिंग अपॉन कि आप बैटरी क्या कौन सी ले रहे हो, या तो आप वोल्टेज स्पेसिफाई कर दो कि मुझे इस वोल्टेज तक की बैटरी चाहिए, तो उस हिसाब से वो आपको बैटरी दे देंगे, या फिर आप वोल्टेज स्पेसिफाई कर दोगे कि मुझे, या फिर आप स्पेसिफिकली एक बैटरी बता दोगे मुझे यही बैटरी चाहिए, ठीक है। अब जब मैं मार्केट में लेने गई हूँ बल्ब, मार्केट में क्या लेने गए, बल्ब लेने गए हो या ट्यूबलाइट लेने गए हो, तो आप मार्केट में जाके शॉपकीपर को क्या बोलोगे, देन यू नीड टू डिफाइन द वॉट, ठीक है। आप क्या बताते हो कि 40 वॉट का बल्ब दे दो, 40 वॉट। अभी यू वोंट बी नोइंग द टर्म वॉट, अभी पता लग जाएगा अभी की क्लास में। बेटा ये जो 40 वॉट 30 वॉट जो होता है, ये उसकी पावर होती है कि जब आप बल्ब को स्विच ऑन करोगे तो वो कितनी पावर से लाइट को फेंकेगा, ठीक है। तो व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम्ड हुई है और डेसिपेटेड खर्च हुई है, और इट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है। आपने कभी ना कभी मेरे से या किसी से सुना होगा एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों ये कहता है एनर्जी कैन टेक ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दुनिया में कोई भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। आपको लगता है बैटरी आपको एनर्जी दे रही है, नहीं, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। देयर इज ऑलवेज एन कन्वर्जन। हाँ, कभी भी कोई भी इधर जब आप इंजन का क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, लेट मी सी बेटा, मैम प्लीज़ वो एक्सप्लेन। अरे व्हाट बेटा, मैं यहाँ पे ही हूँ, मैं सब एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं टॉपिक के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इतना टाइम हो गया है, ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ क्या मेरे ऊपर, कुछ छूटा है क्या तुम्हारा आज तक, हैं बच्चे? चलो आओ। तो हम क्या बता रहे थे आपको, क्या बताई थी मैं, बताओ अब, मेरे को ट्रैक से उतार दिया इसने। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, बैटरी क्या कर रही है, हम बोलते हैं ना बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है, ऐसा नहीं है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। इंजन क्या करता है, जैसे आप पहले लोहे को जलाया जाता था ट्रेन को के इंजन को स्टार्ट करने के, तो लोहे को जब आप जलाते हो तो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है स्टीम के अंदर, और स्टीम से आपका इंजन रोटेट करता है, घूमता है, और आपकी ट्रेन चलने लग जाती है। तो देयर इज़ ऑलवेज एन कन्वर्जन, कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेती है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एनर्जीज आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्च होना या फिर हीट एनर्जी का प्रोड्यूस होना, दोनों का मतलब ही एक है। तो व्हाट इज़ पावर, पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से खर्च हो रही है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख दूं तो भी बच्चा एक ही मतलब है। ठीक है, तो अभी जो हमने एनर्जी का, हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकाला वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला है, दैट इज I स्क्वायर RT। तो बेटा अगर आप I स्क्वायर RT इधर पुट कर देते हो तो ऊपर T टाइम का है और नीचे भी T टाइम का है, तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितने तीनों फॉर्मूलाज आपने हीट एनर्जी के लिखे थे वो सारे पावर के होंगे T को हटा के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल्स टू VI एंड P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज जो कि पावर के हैं, जिसमें टाइम का फैक्टर नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में I स्क्वायर RT होता है, V स्क्वायर बाय RT होता है, तो एवरी टाइम T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूले में ये चीज़ याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है मैम, आर देयर एनी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अक्षता क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है मैम, आर देयर एनी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? बेटा दो तरह के सेल्स होते हैं, जो एक सेल ऐसा होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और एक सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। तो अगर तुम कुछ ऐसा ही पूछना चाह रही हो तो देयर आर सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके अपने अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है अक्षता, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो केमिकल इफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? देयर आर सर्टेन सेल्स विच यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू क्रिएट केमिकल रिएक्शन, तो मतलब टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। ये हम 12th में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक चैप्टर होता है, उसके अंदर आप पढ़ोगे ये। ठीक है, जिसके अंदर आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दीपांशी, मैंने आपको ये बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों बराबर ही होती हैं। मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो खर्चा बोलते हो कि इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई। अरे तुम जब हीटर लोगे, ठीक है, हीटर क्या करता है? पानी को गर्म करता है, बट वो पानी को कैसे गर्म कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कंज्यूम हो गई, और उस केस में प्रोड्यूस क्या हो गई? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो गई। तो मैंने क्या बोला? वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब फैन के केस में भी मैं सिर्फ उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रही हूँ जो कि हीट में कन्वर्ट होगी। रोटेशनल की एनर्जी की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल का हम कुछ कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इधर मैं जब भी बात करूँगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस, ये वाइसा वर्सा यूज़ क्या करूँगी, रैंडमली कभी भी कुछ भी बोल सकती हूँ। मैम इन बल्ब में तो यही हो रहा है बेटा। बल्ब के अंदर पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जूल्स हीटिंग इफेक्ट के हम 3 डिवाइसेस पढ़ते हैं, फ्यूज़ पढ़ेंगे, बल्ब पढ़ेंगे, उसके अंदर हम आपको बताते हैं। तुम अभी चाहे सुनना चाहो तो सुन लो। बल्ब को अगर आप अंदर से देखोगे उसमें ऐसे 2 वायर्स होती है, और इसके बीच में एक वायर ऐसे लगी होती है। ठीक है, लाइक दिस। मैं थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ, आप घर पे जाके देखिएगा, एक वायर ऐसे लगी होती है। ये मेटल होता है, ये कौन सा मेटल होता है? टंगस्टन। बेटा टंगस्टन मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो उसको वो पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी हीट एनर्जी को फिर लाइट एनर्जी में रेडिएट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ योर बल्ब वर्क। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, देन हीट एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी आपका बल्ब देगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ते आगे, बट मैंने अभी आपको बता दिया क्योंकि आपने पूछा था। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो व्हाट इज़, अगेन पावर स्केलर क्वांटिटी होता है, मोस्टली कोई नहीं पूछता है, बट इट्स एसआई यूनिट जो आपके इम्पॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ पावर, बेटा पावर की एसआई यूनिट होती है इज़ वॉट, WATT।
ये इसकी यूनिट होती है जिसको कैपिटल W से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, जब भी हम यूज़ करेंगे इसको कैपिटल W से यूज़ करेंगे। सो भव्य, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। वॉट क्या होता है मैम, प्लीज एक्सप्लेन वॉट। तो वॉट इज द एसआई यूनिट पावर, जिसको W से सिंबलाइज किया जाता है, कैपिटल W से। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट, कितने लोगों ने अपने घर में इलेक्ट्रिक बिल को देखा है, रीड करना आता है? शौर्य कैसे रीड करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं वो? चल हाँ, तो अब आप लोग घर जाके देखेंगे सब लोग, है ना, जो लोग मेरे, हाँ किलोवाट नहीं दीपांशी, यूनिट इज़ करेक्ट। हाँ, तो आप अब तो हर महीने हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो कोई भी पुराना बिल या रीसेंट बिल देखना, उस पर आपको यूनिट काउंट बताएंगे कि आपने इस महीने कितनी यूनिट खर्ची। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट मतलब जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है उसको हम कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? यूनिट, UNIT, मतलब यूनिट ही इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसलिए हम खाली यूनिट ना बोल के इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। वाई? बिकॉज SI यूनिट तो जूल्स होती है ना, तो जब आपके घर में बिल आएगा तो उसमें जूल्स नहीं लिखा होता है। आज ही जाके देखना, और पापा लोग काफ़ी अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं क्योंकि पापा ही बिल जमा करते हैं ना, प्लस दे नो हाउ टू रीड इट। इनफैक्ट मम्मा लोग को भी पता होता है, तो आप उनको बताइए, उनसे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि ये यूनिट कैसे कितनी खर्च हुई है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई है उसकी कमर्शियल यूनिट होती है यूनिट। और बेटा ये 1 यूनिट किसके बराबर होता है? दिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, 1 आवर। एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसको लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर पहली बार देख रहे हो तो ये लिख लो 1 किलोवाट। देखो KWH तीनों कैपिटल में है, कई बार KWH तीनों स्मॉल में होंगे, बट कोई कैपिटल में कोई स्मॉल में कभी नहीं होगा। ठीक है, या तो तीनों कैपिटल में या फिर तीनों स्मॉल में। मैम वाई डू ग्लास बल्ब्स समटाइम बर्स्ट? टॉपिक पे आएंगे जब बता देंगे बेटा, है ना अक्षिता, वो भी बता देंगे। बिल्कुल बता देंगे। बढ़े आगे। हाँ, किलोवाट आवर, मैंने किलोवाट आवर ही तो बोला ना। हाँ, किलोवाट आवर। तो सुनो, आओ देखो, डन, आओ देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू टाइम, है ना। तो इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, यही तो होगा, टाइम इसके पास चला जाएगा। अब यहाँ पे आपने पावर की यूनिट से लिखी थी 1 किलोवाट, और यहाँ पे आपने टाइम लिखा था 1 आवर। तो कुछ बच्चों को 1 किलोवाट इंटू आवर का रिलेशन अगर नहीं समझ में आया तो बेटा यही तो फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इससे बटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इंटू टाइम आ गई, पावर किलोवाट में लेनी है। कमर्शियल यूनिट में पावर किलोवाट में लेनी है क्योंकि वाट बहुत छोटी यूनिट होती है, और टाइम आपको आवर्स में लेना है। अभी और इसको डिटेल में देखते हैं, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का बनता है, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट इनटू जूल्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल्स। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल्स। 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्या करना है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। आप बताओ जूल्स क्या होती है? SI यूनिट होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट इज जूल्स। अरे बच्चों 1 किलोवाट
वॉट, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसको 1000 वॉट लिख दो इंटू 1 आवर, इंटू 1 आवर। 1 आवर को क्या लिखेंगे? 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, बिकॉज टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स होती है। ठीक है बच्चों, तो 1000 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दिस विल बी 3 6 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो लग जाएंगे और आपको मोस्टली जो आंसर जिस फॉर्म में मिलता है वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर। देखो 3.6 कैसे आएगा मैं आपको बता देती हूँ। 36 है और इधर 10 की पावर 5 है। ठीक है, एक 10 से नीचे डिवाइड करो और एक 10 ऊपर लगाओ, तो ये वाला 10 क्या देगा? इसको बना देगा 3.6 और ये 10 इधर जुड़ के हो जाएगा 10 की पावर 6, ये हो गया जूल्स। तो ये कन्वर्जन बहुत बार पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। क्या आपको समझ में आया? 3.6 कैसे लगाया? 10 से नीचे डिवाइड किया स्वस्ति बेटा, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? 3.6, डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल में लिख दिया, और ये 10 एक 1 पावर और 5 पावर विल गिव 6 पावर। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। क्लियर है सबको? माही, प्रियांशी मैम, हाउ 3.6? अरे रुद्राक्ष बेटा वही तो बता रही हूँ, 36 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, शायद दिख नहीं रहा हो तो। 3 6 इंटू 10 की पावर 5 तो है ही, अब इसको 10 से डिवाइड भी कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको क्या दे देगा? 3.6, और 1 + 5 मिलके क्या दे देगा? 6। अभी कैसा लग रहा है रुद्राक्ष? अभी आ रहा है क्या समझ में? बताओ, अभी क्लियर है क्या? क्लियर है अभी? हाँ बेटा, 9th दीपांशी क्यों बच्चों को याद दिलाती हो हैं? वो तो एक बहुत बुरा सपना था बच्चों का, और बहुत बहुत अच्छा सपना भी था कुछ लोगों का जिन्होंने पूरे 9th में कुछ पढ़ाई नहीं करी। तो दोनों ही तरीके से दुख होता है। कुछ लोग कि यार पढ़ लेते तो अच्छा होता, और कुछ लोग यार मत याद दिलाओ, 9th तो बिल्कुल एंजॉय करी थी हैं। तो दीपांशी ऐसे मत करो भाई तुम। हाँ, मीनल कह रही मैम 9th में रिमूव हो गया था। 9th के अंदर वर्क पावर एनर्जी आपका चैप्टर होता है, उसके अंदर पावर वर्क पावर एनर्जी हटा दिया था क्या पूरा चैप्टर? हमने तो पढ़ा था। हाँ, हमने तो अपन ने भी पढ़ा था। नहीं पढ़ा ये तो पढ़ाया था, तो था पर वो मैंने ये कन्वर्ट। हाँ मैम नहीं हटाया था। यस मैम, क्या बेटा? मैम एग्जाम में स्कूल में से हटा दिया था वो, मैं तो ये कह हाँ, रही थी। 9th में एक्चुअली 9th के टीचर्स दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। हमने पढ़ाया था, मतलब मेरे पास जो बच्चे पढ़े थे, और इनफैक्ट कुछ स्कूल में 9th में चॉइस होती है ना कि आपको जो कराना है कराओ, जो हटाना है हटाओ। अदरवाइज बोर्ड्स ने नहीं हटाया था ये। ठीक है, 9th का भी तो कोर्स 30% रिड्यूस हुआ था, उसमें ये टॉपिक नहीं हटाया गया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है? याद रखेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं 2 मिनट में
कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं बेटा इस पे बेस्ड। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में गए, आप एक बल्ब लेके आए, उस बल्ब पे क्या लिखा था? 250 वॉट एंड 220 वोल्ट। आपको बताया था ना, इंडिया में वोल्टेज फिक्स्ड आता है, कहीं भी आप इंडिया में जाएंगे यू विल गेट 220 वोल्ट। आपको ये भी बताया था यूएस में वोल्टेज कम होता है, ठीक है, यूएस का वोल्टेज कम होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है जो कभी समय मिलेगा तो आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इधर हम बल्ब लेके आए और क्वेश्चन में ये 220 की जगह क्वेश्चन में इन्होंने 200 वोल्ट ही बता रखा है, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कन्वे? ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो हमको पता लग रहा है कि इट इज़ कन्वेइंग दैट द बल्ब दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अ मार्केट हैज़ अ पावर ऑफ 250 वॉट, क्योंकि अब हमें यूनिट का मतलब समझ में आता है। 250 वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। हैज़ अ पावर ऑफ 250 वॉट एंड इट वर्क ऑन अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम बाय दिस बल्ब इन 1 आवर? एक घंटे में ये बल्ब एक घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है? जूल्स। हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो ज़रा फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं पहले। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था, पावर इनटू टी, ठीक है। पावर बेटा ये दे रखी है ना, ये रही पावर। इसको यूज़ करने से पहले हमको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट जूल्स होती है, तो इसका मतलब दूसरी जो नोन क्वांटिटीज़ है उनकी भी एसआई यूनिट लेनी पड़ेगी। तो पावर की एसआई यूनिट तो 250 वॉट ही होती है, बट टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। तो बेटा 60 इंटू 60। अब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, 250 इंटू 60 इंटू 60। दिस इज़ द वर्क दैट यू कैन डू बाय योर सेल्फ वेरी वेल, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स आ गई है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट का मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप इतने इसको कॉपी कर लो। हाउ लॉन्ग विल it take for the bulb to consume 1 kilowatt hour, to consume 1 kilowatt hour, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। और कुछ ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। 2 मिनट में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बता दूं? क्वेश्चन लिख लिया। हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करने में? 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है बेटा, है ना। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा बल्ब, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमारा बल्ब तो भाई इतनी ही पावर देगा, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर लो, इसकी पावर ये फिक्स्ड है, क्योंकि बाज़ार से हम बल्ब ही 250 वॉट का लेके आए हैं, इससे ज़्यादा ये पावर नहीं दे सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भैया कितने घंटे कितनी एनर्जी कंज्यूम करवानी है? 1 किलोवाट आवर। पावर भी हमको पता है, बट बेटा इस बार ये एनर्जी किलोवाट आवर में है, तो ये जो पावर है ना दैट इज़ 250 वॉट। ये सीख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इस पावर को आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोवाट में है, तो आपका टाइम अपने आप आवर्स में आ जाएगा। आधी इन्फॉर्मेशन कुछ यूनिट में, आधी इन्फॉर्मेशन कुछ यूनिट में नहीं काम चलेगा। तो बेटा इस 250 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो बड़ी यूनिट है। तो बच्चे क्या आ जाएगा? 0.25 किलोवाट, बस आर मत लगा देना क्योंकि पावर है ये। सो 0.25 किलोवाट आपका बल्ब पावर देता है। तो कितने टाइम में ये पावर
से इतनी एनर्जी मिलेगी, ये पावर से इतनी एनर्जी मिलेगी, तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर्स डिवाइड बाय 0.25। 0.25 का पॉइंट उड़ा दो तो 100 आ जाएगा ऊपर, ये हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया 4 आवर्स। 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर ये बल्ब 240 वॉट जिसकी पावर है वो 4 घंटे आप कंटिन्यूसली जलाए रखो तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 1 किलोवाट। लैंग्वेज को समझो, रटो मत चीज़ों को। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आप एंजॉय जब ही कर पाओगे जब आप इसको रिलेट कर पाओगे, टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला कि मुझे एक बल्ब से 1 किलोवाट एनर्जी चाहिए, तो वो 1 किलोवाट की एनर्जी मैं कितने समय में उससे ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पावर बल्ब की फिक्स्ड है। अगर आप बड़े वॉट का बल्ब लाओगे 250 से ज़्यादा तो कुछ 2 घंटे में मिल जाए, शायद 1 घंटे में मिल जाए। समझ में आ रहा है ना, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, है ना। तो हमको क्या फिक्स था, हमें बल्ब की पावर फिक्स थी। और दूसरी चीज़ हमको गिवन है कि भैया 1 किलोवाट एनर्जी चाहिए, 1 किलोवाट आवर एनर्जी ही चाहिए। तो ये बल्ब जिसकी इतनी पावर है वो इतनी एनर्जी कितने घंटे में देगा, तो ये फॉर्मूला लगाया। लैंग्वेज को समझो, राइट इट डाउन एंड लेट मी नो, डन एंड क्लियर। लिखो बच्चों आराम से एंड लेट मी नो। भव्य 2 बार तो मैंने बिना कहे ही एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है ये बल्ब कितने घंटे जलाएं जिससे कि ये बल्ब, वापस समझा रही हूँ रुद्राक्ष, ऊपर वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या? पढ़ाना क्या, नीचे वाला पार्ट ही पहले तो ये बता दो। अगर ऊपर भी नहीं आ रहा तो वो भी बताएं। ऊपर हम बल्ब मार्केट से लेके आए जिसकी 240 वॉट हमको पावर मेंशन थी। हमने बाज़ार में दुकानदार को जाके बोला कि 250 वॉट का एक बल्ब दे दो, और उसने कहा ये 200 वोल्ट पे चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दुकानदार से पता लग गई थी जब हम लेके आए थे। हमने उस बल्ब को 1 घंटे जलाया। 1 घंटे जलाया तो हमने उससे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी, ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 90000 जूल्स आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, काम ख़त्म इसका। 1 घंटे जलाने, 1 घंटे इस बल्ब को जलाने से कितनी एनर्जी मिली, ये हो गई। अब ये कह रहा है कि इसी बल्ब को हम कितने घंटे जलाएं जिससे कि 1 किलोवाट आवर की एनर्जी मिले। 1 किलोवाट आवर की एनर्जी मिले। बेटा 1 किलोवाट आवर एनर्जी कमर्शियल यूनिट है। आपको पावर, ये आपका जो बल्ब है, बाज़ार से जब आप बल्ब लेके आते हो उसकी 2 चीज़ें फिक्स्ड होती है, उसका वॉट और उसकी वोल्टेज, उसकी पावर और उसकी वोल्टेज। इंडिया में वोल्टेज वेरी नहीं करता है, 220 हम मानते हैं, इस क्वेश्चन में 200 दे रखा है, और पावर फिक्स्ड होती है। मतलब आप इस बल्ब से 100 वॉट का बल्ब 200 वॉट की रोशनी नहीं दे सकता है। अरे 100 वॉट उसकी लिमिट है ना, उतनी ही पावर वो देगा। तो हमने बोला कि इसको कितने घंटे चलाएं कि हमको 1 किलोवाट आवर की एनर्जी मिले। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी हमारा फॉर्मूला होता है। हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रखी थी, पावर हम बाज़ार से फिक्स्ड करवा के लेके आए थे कि भैया 250 वॉट का बल्ब देते। वॉट एसआई यूनिट थी, बट एनर्जी कमर्शियल यूनिट में दे रखी है। तो इस पावर 250 वॉट को भी आपने किस में कन्वर्ट किया, इसको आपने किलोवाट में कन्वर्ट किया। तो 250 डिवाइड बाय 1000 विल गिव यू 0.25 किलोवाट। ये एनर्जी ऑलरेडी किलोवाट आवर्स में है ही, तो इससे जो समय निकल के आया इस इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करके वो 4 घंटे आवर्स में ही आया। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। क्लियर है, गॉट इट? चलो रुद्राक्ष आप बताएं, आ गया समझ में? हाँ ठीक है, ओके। एक चीज़ मैं भूल जाऊंगी क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरे टेस्ट में क्या मिस्टेक थी, मेरे टेस्ट में क्या मिस्टेक थी। अक्षिता, इन फ्यू क्वेश्चन संचित एंड सिद्धि स्टेप्स वर मिसिंग। ठीक है, आपने डायरेक्ट जैसे cos 90 माइनस 50 है तो आपने उसको डायरेक्ट साइन लिखा हुआ था, cos 90 माइनस 50 वाला स्टेप भी नहीं लिखा हुआ था। 1-2 बच्चों की और की भी कॉपी में था, तो आप जब कल मेरे साथ अपना टेस्ट पेपर चेक करेंगे, अगर आपको ऐसा मिले तो आप समझ जाना कि आपके मार्क्स कटे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम मेरा तो ये टोटल बन रहा है तो मेरे मार्क्स कहाँ कटे।
तो बेटा 3 मार्क्स स्टेप्स लिखने के हैं, स्टेप्स खाने के नहीं हैं। तो जो बच्चे खा गया तो उसके मैं मार्क्स खा गई, तुमने स्टेप्स खाए, मैंने मार्क्स खाए। ठीक है। एक और, जिस बच्चे ने सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1 वाले क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों का यूज़ किया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने 3 में से 2.5 मार्क्स दिए हैं, क्योंकि मैंने तुमको बोला था बोर्ड प्रेफर नहीं करता है कि आप RHS और LHS यूज़ करो। और वो इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था कि दो स्टेप में तो उसका आंसर आ जाता है। साइन कॉमन लेते 1/cos +1, 1/cos तो तुम्हारा सेक होता है ना, उसको भी बच्चे एलसीएम ले रहे हैं, फिर कॉस से कॉस काट रहे हैं, फिर 1 + cos / 1 - cos आ रहा है, फिर वापस से उसको सेक cos से डिवाइड कर रहे हैं। अरे भाई, ऊपर 1/cos +1 और 1/cos -1 ही था, तो करना ही नहीं था, कोई बात नहीं। बट आधा मार्क्स उसमें भी कटा है, तो जिन जिन बच्चों ने दोनों यूज़ करे हैं तो वो समझ जाना कि मैम ने हमारे यहाँ पे आधा मार्क्स ले लिया है। ठीक है, ये इसलिए लिया आधा मार्क्स जिससे तुम याद रखो कि हमको कोशिश करके LHS या फिर RHS से ही पूरा आंसर लाना है। अगर मैं इस बार मार्क्स दे दूंगी तो तुम नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करोगे, ठीक है, बट इस बार नहीं दूंगी तो ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये 2 जगह पे मार्क्स कटे हैं। जिन जिन लोगों ने भी डायरेक्ट आंसर लिखे हैं मैंने मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि लिखने के मार्क्स हैं, स्टेप्स खाने के मार्क्स नहीं हैं। ठीक है, आपका MCQ बेस्ड पेपर नहीं था, एलॉबरेटेड लेंदी पेपर था जिसके अंदर स्टेप्स लिखने के मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हो गया है ये सबका। चलिए नेक्स्ट जो फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, मैं ही बना देती हूँ, मैं ही आपको सॉल्व करके बताती हूँ। चलो, बहुत ही मैम बोर्ड्स में भी दोनों साइड लेने के मार्क्स काट देते हैं क्या? नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं, मैंने काटे हैं, बिकॉज वो सही, मतलब दैट इज़ एक्चुअली नॉट 100% करेक्ट। वो करेक्ट 100% एक मैथ्स का टीचर, अच्छा टीचर जो होगा, वो नहीं मानता है। जब आपको प्रूव दैट ही करना है कि RHS = LHS, तो आप दोनों को लेके कैसे प्रूफ? ठीक है, वो एंड ऑप्शन होता है। अगर सम टाइम इट्स हैपन कि हमारे 2 से 4% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो RHS और LHS की डिमांड करते हैं, देन ओनली वी यूज़ इन द वर्स्ट सिचुएशन, बट बोर्ड्स में मार्क्स नहीं करते। मैंने काटे हैं, मैं सारी बात बता रही हूँ, है ना। चलो आओ, एक क्वेश्चन है, देखेंगे। घर में ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट्स हैं, ट्यूबलाइट्स, 2 ट्यूबलाइट्स जिनकी आपको 250 वॉट की हैं और 220 वोल्ट पे चलाते हो। ठीक है, और समय दे रखा है 2 घंटे के लिए। एक फैन है, एक फैन जो पावर कंज्यूम करता है 200 वॉट और वही वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 आवर्स। ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, जिसकी पावर दे रखी है 25 वॉट, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और टाइम दे रखा है 4 घंटे। ठीक है, ये एक दिन में, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, 1 डे, एक दिन आप इन सबको 2 घंटे, दो ट्यूबलाइट को 2 घंटे चलाते हो, एक फ़ैन को 2 घंटे चलाते हो और एक बल्ब को 4 घंटे चलाते हो एक दिन। सो टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 30 डेज, 30 दिन में, और 30 डेज की जगह ऐसे क्वेश्चन आता है, इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में आपने कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। ठीक है, और what is the bill, what is the amount paid, कितने अमाउंट का बिल पे किया, अमाउंट पेड when 1 unit is equals to 150 पैसा। ठीक है, जब आप 1 यूनिट खर्चते हो तो आपके कितने पैसे लगते हैं? 150 पैसे लगते हैं।
150 पैसा। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल पे किया वो कितने रुपए का पे किया और जून के महीने में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करी, मतलब यूनिट, कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक दिन में हम 2 ट्यूबलाइट जलाते हैं 2 घंटे के लिए, एक फ़ैन जलाते हैं 2 घंटे के लिए, एक बल्ब जलाते हैं 4 घंटे के लिए। दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है। मैं करूँगी, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से देखना है। एक दिन ये सब एक साथ चलाए, ऐसे हर दिन हम पूरे जून के महीने में यही पैटर्न फॉलो किया। पूरे जून में हमने यही पैटर्न फॉलो किया, तो एंड ऑफ द मंथ में कितने यूनिट हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर ली और कितना बिल पे किया। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन बता दो पहले तो, क्वेश्चन बताएंगे, क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ेंगे। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मीटिंग लीव हो गई थी। बेटा मीटिंग लीव होने, यार ये बहुत काम खराब है। 2 ट्यूबलाइट 2 घंटे के लिए एक दिन चलती है, एक फ़ैन 2 घंटे के लिए चलता है और एक बल्ब 4 घंटे के लिए। एक दिन में ये चारों चीज़ें मतलब तीनों चीज़ें चलती हैं। एक दिन इतना कंज्यूम करते हो। यही पैटर्न आपने हर दिन जून के महीने में फॉलो किया, तो आपने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करी इन यूनिट्स और कितना बिल पे किया जब एक यूनिट 150 पैसे के बराबर है। दीपांशी का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले हम ट्यूबलाइट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दिन में कितनी खर्च होती है, देखो इधर कैसे करते हैं। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब लोग इधर आ जाओ, E1 ट्यूबलाइट की निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू P इंटू टी। सब कुछ कमर्शियल यूनिट में होगा, तो 250 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, 250 अपॉन 1000, और कितने घंटे के लिए चला रहे हैं उसको? 2 घंटे के लिए। तो बेटा ये कितना आ गया? 0.25 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे 0.5। ये 0.5 किलोवाट आवर तुम्हारी एक ट्यूबलाइट यूज़ करती है एक दिन के लिए। तो 2 ट्यूबलाइट कितनी यूज़ करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट TL लिख रही हूँ, तो 2 इंटू 0.5 दैट इज़ 1 किलोवाट आवर। यहाँ तक लिख लो, जो बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं वो यहाँ से कॉपी समझते जाओ और कॉपी करते जाओ, ठीक है। तो 2 ट्यूबलाइट एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है? 1 किलोवाट आवर। सिर्फ पावर को बच्चे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है, टाइम ऑलरेडी आवर्स में ही दे रखा है ना। एक फैन, फैन का देखो, फैन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू टाइम 2 आवर्स, तो ये कितना हो गया? 0.4 किलोवाट आवर। एक ही फैन है। एक बल्ब कितना हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी 25 अपॉन 1000 इंटू 4, तो ये 100 आ जाएगा, तो 0.1 किलोवाट आवर आ जाएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 होता है, ठीक है। तो 100 और 1000 में से एक ज़ीरो नीचे बच जाएगा, 0.1 किलोवाट। तो टोटल एनर्जी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, पहले सुन लेना बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली, अगर तुमको समझना है तो समझ लो, और अगर खुद कर रहे हो तो देख लेना बाद में। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो गई? 1 किलोवाट आवर पर डे की बात कर रहे हैं, पर डे 1 किलोवाट आवर। तो आपकी 2 ट्यूबलाइट लेती है, 0.1 किलोवाट आवर आपका बल्ब लेता है, और 0.4 किलोवाट आवर आपका फैन लेता है। तो टोटल एनर्जी एक दिन में कितनी खर्च हो रही है? 1.6 किलोवाट आवर। तो जून के महीने में कितनी खर्च होएगी? 1.6 इंटू 30 कितना आ रहा है ये? 48 के मैम को 1.6 छोड़ना होगा, 1.5 आएगा, 1.5, आई एम सॉरी, माय बैड। 1.5 इंटू 30 विल गिव यू 45 किलोवाट आवर। ये जून के महीने में पहले पार्ट का आंसर आ गया, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लिखो बच्चों, यहाँ तक लिखो, अभी सब यहाँ तक लिखेंगे। मैम व्हाट इज, क्या है?
व्हाट इफ वी डायरेक्टली मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ 30? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा 30 से ही तो किया है, और डायरेक्टली क्या करोगे? सबकी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग कर रही हो क्या तुम? बेटा 45 जूल्स मत लिखो, 45 जूल्स दीपांशी गलत है। बेस्ट क्या होता है अनुष्का, एक दिन का निकाल लो सबका टोटल एनर्जी कंज्यूम, है ना? यही तो तुम छोटी छोटी चीज़ें मुझसे सीखो। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो एक दिन में, उन सब का खर्चा निकाल लो एक दिन का, वो टोटल कर लिया, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। हर बार 30 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है ना एंड में 30 से मल्टीप्लाई करना। तुम खुद सोच के बताओ अनुष्का, कौन सा बेटर है? बल्ब को तो मैंने 25 ही तो ले रखा है यार, देखो तो कहाँ लिया हुआ है? 25 ही तो ले रखा है। तुम कह रही हो मैम आपने उधर 25 बोल रखा है, यहाँ पे 250। अरे 25 ही है, 25 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रखी है अक्षिता, देखो तो वो। अक्षिता मैंने सही कैलकुलेशन कर रखी है बच्चे, 25 लिखा और 25 ही यूज़ किया है। अभी सबने लिख लिया है, क्लियर है क्या? बताएंगे माही, सिद्धि, मीनल, भव्य, दीपांशी, अक्षिता, अनुष्का, ईशा। यस मैम। अक्षत बेटा आप हो क्या क्लास में या मीटिंग छूट गई? वंश क्या सीन है आपका? दिया, हर्षिनी आ रहा है बेटा समझ में? रुद्राक्ष क्लियर? सक्षम, हाँ जी सक्षम क्या हाल? वंश आ रहा है क्या समझ में आपको? ठीक है, क्लियर है? आई होप ये न्यूमेरिकल अभी हमने क्या निकाल लिया बेटा? पहला पार्ट हमको क्या कह रहा था कि जून के महीने में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने खर्च करी, कितना यूनिट। अब इसको आप 45 किलोवाट जूल्स बोलो या 45 यूनिट बोलो, ठीक है? 45 यूनिट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, अब आता है बिल, कितने पैसे जमा कराएंगे? 150 पैसा, 150 पैसा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1.5 रुपीज़, ठीक है? 150 पैसा को 100 से डिवाइड कर देंगे, एक रुपया में 100 पैसे होते हैं, ठीक है? तो जब हमने 1 यूनिट बिजली खर्च करी, लेट मी राइट, मेरे ख्याल से कॉपी हो गया है तो मैं दूसरी जगह लिख लूँ, इसको रब कर दूँ। देखो ज़रा बच्चों, जब हमने क्या लिखना था मुझे, 1 यूनिट बिजली खर्च करी तो हमने कितने रुपए जमा कराए? 1.5 रुपीज़। अब हम 45 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं तो कितना पैसा जमा कराएंगे? 1.5 इंटू 45 कितना आ रहा है? 45155 67.5 रुपीज़। बोलो मैम 50 पैसा था ना? 150 पैसा था, 150। ओके मैम, कोई बात नहीं, आप चाहे 50 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो मेथड सीखना था। मेथड बताओ कितने लोगों को समझ में आया? मेथड बताओ, क्योंकि ये बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन आप लोगों के, है ना? मेथड बताएंगे? हाँ, क्लियर है? ठीक है, मेरी दूसरी क्लास में 5 मिनट ही बचे हैं। अब सुन लो मेरी बात, NCERT होमवर्क डालना किसी कोई भी, कंप्लीट द होल NCERT। सिर्फ 3 छोटी सी थ्योरी का पार्ट बचा है, आई एम डन विद द चैप्टर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी थ्योरी, NCERT पूरा डिस्कस करेंगे और अभी 6:30 के बाद मैं शीट अपलोड करूँगी। बेटा दिस यू नीड टू कंप्लीट, जितनी भी शीट्स हैं जितनी कर सकते हो कर डालो। मैं मिनिमम बेसिक मिनिमम टारगेट आपको दे दूँगी परसों की क्लास तक के लिए, ठीक है? पॉलिनोमियल रिवाइज करना है, ये सारा होमवर्क डाल देना कि पॉलिनोमियल रिवाइज करना है, लीनियर रिवाइज करना है कल की क्लास के लिए, ठीक है? और ये सारा होमवर्क याद कर लो, कोई भी लिख देना। चलो बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय। थैंक यू।